Welcome all my dear online students. So in the previous session we have started our thermodynamics और basic definitions वगैरह हम लोगों ने start करी थी. Theoretical portion है शुरू के 2-3 टर्म्स तक, ऐसा ही already told you, but that is the most important part क्योंकि हमें पहले एक एक चीज़ clear होना चाहिए. Now let us proceed further onwards. अगली टर्म जो हमारी पूछी जा सकती है हमसे, state variables. What is the meaning of state variables? कि इनका मतलब क्या होता है. तो स्टेट वेरिएबल्स का जनरल मीनिंग है वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम. द वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड the variables which are required to define स्टेट ऑफ सिस्टम. वो वेरिएबल्स जो आपके सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, दिस आर बेसिकली measurable properties. Now what is the meaning of measurable properties? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सके. These are basically measurable properties of system. Okay, and सबसे important चीज pressure, volume and temperature PVT are three basic स्टेट वेरिएबल्स. शॉर्टकट में लिख दिया मैंने. पीवीटी जो होते हैं हमारे पास वो हमारे 3 बेसिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, मेजरली थर्मोडायनेमिक्स इस पूरे चैप्टर में हमारा जो भी काम होगा वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से ही होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करें. छोटी छोटी सी टर्म्स हैं बट हर एक टर्म का क्लियर होना जरूरी है. अब ये टर्म है स्टेट ऑफ सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम? इफ़ ऑल 3 स्टेट वेरिएबल्स, जैसे आपने पीवीटी, जरूरी नहीं है कि केवल पीवीटी ही हमारे स्टेट वेरिएबल्स हो. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए हमारे पास केवल 3 स्टेट वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. बट अगर सिस्टम थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हुआ जो हमारे जेईई सिलेबस में नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स आपके और भी हो सकते हैं, बट हमारा काम केवल पीवीटी से होगा. अब स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम की स्टेट. तो सिस्टम की स्टेट को आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब उसके स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन हो. तो इसलिए इसका बस सिंपल सा मीनिंग एक लाइन का यही है, व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड. व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, सिस्टम इज नोन इन अ पर्टिकुलर स्टेट. अगर आपने तीनों स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स कर दिया तो आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में कहलाएगा. ये मीनिंग है हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम का. और थर्मोडायनेमिक्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, थर्मोडायनेमिक्स में हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पढ़ना है. कब पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी? जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करेगा. मान लीजिए ये मेरे सिस्टम की स्टेट 1 है और ये मेरे सिस्टम की स्टेट 2 है. ठीक है, यहाँ पर उसके स्टेट वेरिएबल्स अगर आप बोल रहे हो P1, V1 और T1 है, मतलब आपने अपने सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर दिया है. और जब ये मूव करेगा किसी नई स्टेट में, स्टेट 2 में, मान लीजिए वहाँ पर उसके वेरिएबल्स हैं P2, V2, T2, तो सिस्टम ने अपनी स्टेट को क्या करा? चेंज करा. और अगर सिस्टम ने स्टेट को चेंज करा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा. आपको पता ही होगा टेम्परेचर क्या होता है ना. एज सच तो हम कोई प्रिसाइज डेफिनेशन टेम्परेचर की दे नहीं सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. बट इन जनरल टेम्परेचर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्ड में बोल सकते हैं, इट डिनोट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज हुआ ही होगा. इसी तरह से अगर पीवी चेंज कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम, तो भी कुछ ना कुछ
एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा। वाई आपको याद दिला दूं बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीवी। अगर मैं यूनिट ऑफ पीवी आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो प्रेशर की एसआई यूनिट जो होती है पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट ऑफ पीवी जो हो गई वो न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर ही क्या होता है आपका जूल, समझे। और जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, एनर्जी की। वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब अगर पीवीटी चेंज हो रहे हैं तो पक्का कुछ न कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अब अगली टर्म जो हमारी इंपॉर्टेंट है दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, और जेईई में काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी है, और हमें एक एक प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया होना चाहिए। इनफैक्ट नॉट ओनली इन थर्मोडायनेमिक्स, हर चैप्टर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। पहली टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अगर दोनों के बीच के आप बेसिक डिफरेंस की बात करोगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें केवल एक ही डेफिनेशन गिवन है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द mass present inside the system. Properties of system which depends on the properties of the system which depends on the mass present inside the system या मास टेकन ऑफ द सिस्टम, जैसा भी बोले। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आखिर आपने कितना मास लिया है सिस्टम का, डिपेंड करती है ना। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। और अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले है ना, इंटेंसिव से थोड़ी सी फीलिंग आती है इंडिपेंडेंट की। तो थोड़ा सा याद रखने का तरीका, क्योंकि हर एक चीज़ थ्योरेटिकली कुछ भी पूछी जा सकती है, तो हमें एक एक चीज़ का नॉलेज होना और उसे फिर अप्लाई करते आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इंटेंसिव से फीलिंग इंडिपेंडेंट की भी ले सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच, है ना, आर विच डज नॉट डिपेंड, ऐसा लिख लेते हैं ना, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। आपने सिस्टम का कितना मास लिया है, 1 किलो लिया है, 1 ग्राम लिया है, 5 kg लिया है, 5 ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है, इससे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को कोई लेना देना नहीं है। विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, मतलब ये हमारे लिए किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हो गई, दे आर बेसिकली मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक केवल एक ही डेफिनेशन है। और होता क्या बेटा, इस एक डेफिनेशन से कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाता है, उसे आइडेंटिफाई करने में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमने 2 डेफिनेशंस और बनाई हैं जिनसे आपको गारंटेड किसी भी प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे आर एडिटिव इन नेचर। सबका मैं डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ अभी आपको। दे आर एडिटिव इन नेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इन नेचर, इन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जबकि यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या ना, दे आर नॉन
एडिटिव इन नेचर, ये कभी भी ऐड नहीं करी जा सकती हैं, दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप हर प्रॉपर्टी का डिफरेंस बता सकते हो ना। अगला एक और डिफरेंस, मान लीजिए इससे भी हमारा कन्फ्यूज़न दूर ना हो, तो अगला प्रॉपर्टी, अगला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज विच चेंजेस ऑन द डिवीजन ऑफ सिस्टम। अगर आपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया, लाइक ये चौक है, ठीक है ना, इसको मैंने तोड़ दिया, तो ये है डिवाइड करना। अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, प्रॉपर्टीज़ विच रिमेन्स सेम ऑन द डिवीजन of system to any number of parts। आप सिस्टम को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी वैल्यूज़ जो होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो भी अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास, मोल्स, वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कल डिफाइन करी थी बेटा कि हमें थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में इंटरनल एनर्जी की बात करनी है, U या E जिससे डिनोट करो, आपको बात करनी है एंथैल्पी की, H से डिनोट करते हैं, आपको बात करनी है गिब्स एनर्जी की, हालांकि गिब्स एनर्जी पार्ट 2 में आएगा सेकेंड लॉ में, बट ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। आपको बात करनी है एंट्रोपी की, इट इज एस से डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। आप खुद ही फील कर सकते हो बेटा, एनर्जी कोई भी टर्म हो आपका, है ना, एनर्जी हमेशा मास के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, समर टाइम में आप ग्लूकोज पीते हैं, तो ग्लूकोज इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो हमारा जैसे ही बॉडी में जाता है बेटा ना, ग्लूकोज का बॉडी में बर्निंग होती है, बर्निंग होकर आपका एनर्जी हीट रिलीज़ होती है, उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। काफ़ी ऐड भी आते हैं टीवी में, आपने देखा ही होगा, गर्मी के टाइम में ग्लूकोज के ऐड काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये आप खुद भी समझदार हैं, अगर आपने 1 चम्मच ग्लूकोज डाल के पानी में पिया तो एनर्जी जो आपको मिलेगी वो कुछ अलग होगी। अगर आपने 2 चम्मच ग्लूकोज डाल के पानी में पिया तो एनर्जी अलग मिलेगी। तो जितनी भी एनर्जी रिलेटेड टर्म्स हैं, ऑल दिस आर एनर्जी रिलेटेड टर्म्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब के सब मास के ऊपर डिपेंड करती है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस, तो फिजिक्स की भी कोई भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है, और ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं, इसलिए हम किसी चीज़ को भी इग्नोर करने की रिस्क नहीं ले सकते हैं, है ना, कि बाद में हमें ये ना लगे कि यार जीएस सर ने ये पार्ट स्किप कर दिया था। इसलिए मैं एक एक चीज़ पे पूरा स्ट्रेस दूंगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक एक चीज़ को प्रॉपरली समझे, सुने, अप्लाई करने की कोशिश करें। रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी हुई। अब हीट कैपेसिटी भी 3 तरह की होती है, एक टोटल हीट कैपेसिटी होती है, एक मोलर हीट कैपेसिटी होती है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जब तक कुछ नहीं बोला जा रहा है तो या तो आपको यूनिट से चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों की यूनिट अलग अलग होगी, या फिर आपको अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप हीट कैपेसिटी को टोटल हीट कैपेसिटी मान के चलो। बट पहला वाला पॉइंट ज़्यादा सही है कि हमें हमेशा यूनिट से चेक करना होगा, ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के तो एग्जाम्पल्स हो गए, इंटेंसिव में आ जाए बेटा ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी से आपका प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर,
ठीक है। इसके अलावा जितने भी कांस्टेंट होते हैं सब्सटेंस के, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, आप खुद फील कर सकते हो बेटा। आपने बर्फ़ का अगर 1 किलो का टुकड़ा लिया, ठीक है, और आधा किलो का टुकड़ा लिया, तो डेफिनेटली दोनों के मास अलग अलग होंगे, मोल्स अलग अलग होंगे, वॉल्यूम अलग अलग होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट दोनों ब्लॉक्स का टेम्परेचर सेम होगा, दोनों ब्लॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों ब्लॉक्स का डेंसिटी सेम होगी। मतलब ये तो मास के ऊपर किसी भी वे में डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी कांस्टेंट है, जितने भी फिजिक्स वाले भी बात करें अगर हम लोग, है ना, ये तो अभी केमिस्ट्री वाले मैंने बात करी। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ मैं आपसे, ठीक है ना, मैं आपसे बात करूँ रेजिस्टिविटी की। बी केयरफुल, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस तो एक आपका जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एक्सटेंसिव, बट रेजिस्टिविटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हुआ आपका, है ना, तो बी केयरफुल। रेजिस्टेंस तो एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट रेजिस्टिविटी में जाते हो तो दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से समझ सकते हैं। एक वायर जो लेते हैं आप, है ना, हमें पता है कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर के ऊपर और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आप सभी को पता होगा बेटा। तो जितनी लंबी वायर लोगे ऑब्वियसली उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। मतलब रेजिस्टेंस मास के ऊपर डिपेंड कर जा रहा है, बट रेजिस्टिविटी तो उस पर्टिकुलर जो जिस भी मटेरियल की वो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी एक फिक्स वैल्यू होगी। तो रेजिस्टिविटी कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आप चाहे छोटा ब्लॉक लीजिए वायर का, चाहे बड़ा लीजिए, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, है ना। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं बेटा, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का मास। अब 1 मोल का मास किसी भी सब्सटेंस का, लाइक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको ना, एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का मास हमेशा 22.7 लीटर होगा, ठीक है ना। एसटीपी बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है आपके माइंड में आया हो डाउट कि सर हमें तो 22.4 याद है, तो उसके लिए भी आपको जस्टिफिकेशन दे दूँ मैं, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि हम भले कितने दूर हों फिजिकली, बट मुझे पता है कहाँ कहाँ पर डाउट आएगा, आपको क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है ना। पहले एसटीपी का जो बेसिक मीनिंग था दैट वाज 1 ATM एंड 273 केल्विन, बट आईयूपीएससी ने अब प्रेशर की स्केल चेंज कर दी है। आईयूपीएससी ने प्रेशर को 1 बार लिया है, और 1 बार और 273 केल्विन पर जो वॉल्यूम होगा वो आपका 22.7 लीटर होता है किसी भी गैस के 1 मोल का। इसका दूसरे वे में जस्टिफिकेशन दूँ बेटा, ठीक है ना। आजकल स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार हो चुका है। दूसरे वे में क्या जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि 1 ATM इक्वल्स टू, आप सभी को पता होगा ATM और बार में बड़ा क्या होता है ATM, बिकॉज 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 बार होता है, ठीक है। मतलब ATM बड़ी यूनिट है और बार छोटी यूनिट है, और हमें पता है कि गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ATM प्रेशर बड़ा है तो उस पर वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, और अगर बार प्रेशर छोटा है तो उस पर वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी। तो आप लोगों को जो 22.4 लीटर याद है तो ध्यान रखिएगा वो 1 ATM और 273 केल्विन पर है, और 22.7 जो होगी वो 1 बार और 273 केल्विन पर होगी। और आजकल एसटीपी का मतलब 1 बार हो चुका है स्टैंडर्ड कन्वेंशन। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आप लोगे तो वो हमेशा आपको 22.7 लीटर ही मिलने वाला है। अब उसका मास कितना है, ऑक्सीजन का 1 मोल होगा तो मास 32 ग्राम होगा, हाइड्रोजन का 1 मोल होगा तो मास 2 ग्राम होगा, नाइट्रोजन का 1 मोल होगा तो मास 28 ग्राम होगा। मतलब मास सबका अलग अलग है, बट मोलर वॉल्यूम की वैल्यू सबकी सेम है। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम। अब इसमें आपने मास पहले से ही फिक्स कर दिया है, ये किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का मास होगा। तो अगर आपने पहले से ही मास फिक्स कर दिया है तो अब ये मास के ऊपर डिपेंड करने वाली है ही नहीं। और वही सेम लॉजिक जो यहाँ आपने हीट कैपेसिटी बोली थी बेटा, वही सेम लॉजिक अगर आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ ली जाए, ठीक है,
तो मोलर हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी जाए तो वो भी एक आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनको मैं थोड़ा सा रिकमेंडेशन लिस्ट में अपना स्ट्रांगली आपको ध्यान रखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हम लोग, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों में स्टूडेंट्स को जेई वाला या टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ गया होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। जो आपके डाउट्स होंगे, जो एनसीईआरटी बुक पढ़ने से आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है इलस्ट्रेशंस का, ठीक है ना। अब इलस्ट्रेशंस का मीनिंग क्या है, ये तो एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन। देखिए, पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल में एडिटिव और नॉन एडिटिव का समझाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है। आप सभी ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कनेक्टिंग बल्ब कंटेनर वाली प्रॉब्लम्स करी होंगी कि आपने दो कंटेनर्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है, बीच में ये ट्रायंगल जो है ये स्टॉप कॉक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है टेम्परेचर T पर, वो एग्जर्ट कर रही है प्रेशर P1, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स है N1 और वॉल्यूम है V1। दूसरी साइड भी कोई गैस भरी हुई है टेम्परेचर T पर ही, प्रेशर है P2, मोल्स है N2 एंड वॉल्यूम V2, ठीक है। गैसेस सेम हो या डिफरेंट हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये इनिशियल सिचुएशन। अब अगर मैं आपको याद कराऊँ व्हाट विल हैपन आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक, अगर आप स्टॉप कॉक को खोल देते हो तो क्या होगा, आप ध्यान करिए। आप बोलते हो कि नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर सेम है तो इसे एक आप सिंगल कंटेनर की तरह मान लोगे। उस सिंगल कंटेनर में, क्योंकि हमसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ना, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, टेस्ट में भी आते हैं कि आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक कॉमन प्रेशर बताओ। तो आप लोग अगर टेम्परेचर सेम है तो इसे आपको एक सिंगल कंटेनर की तरह एज्यूम करना है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो गए, जिसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है। ठीक, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने डायरेक्टली क्या कर दी है, ऐड करी है। यही मेरा सेकंड डिफरेंस था जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं होता है। दे आर एडिटिव इन नेचर, इन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फाइनल प्रेशर जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा, तो आप में से सभी की आवाज़ जो निकली है ना, भले आप भी दूर हो बेटा, बट मन में आपने कुछ ना कुछ बोला ज़रूर होगा। हर एक क्वेश्चन डू फील लाइक दैट यू आर रीडिंग डायरेक्टली विथ मी, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बस मैं कैमरे के पीछे हूँ आपके और आप आगे हो, बस इतना फील करो, है ना, कि आप मेरे साथ लाइव बैठे हो। तो वॉट एवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कम से कम आप उसका मनी मन कुछ जवाब सोचें, गलत हो तो उसे फिर रिमूव भी करें। कि अगर मैं आपसे पूछता प्रेशर कितना होगा, तो क्या प्रेशर P1 प्लस P2 होगा, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, गैस हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आपका जो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, ट्यूब पंचर हो जाता है, टायर तो नहीं बोलना चाहिए, ट्यूब पंचर होता है, ठीक है। तो वो जो पंचर होता है उसमें गैस लीक होती है, क्यों? क्योंकि आपके ट्यूब के अंदर जो एयर भरी हुई थी वो हाई प्रेशर पर थी, ठीक है। अब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर भी आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो दोनों के बीच में होगी। मान लीजिए अगर P1 बड़ा है और P2 छोटा है, तो हमारा प्रेशर जो होगा वो P2 से P1 के बीच का होगा। ऐसा नहीं होगा दोनों का सम हो जाए, क्योंकि प्रेशर एक किस तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, ठीक है ना। और दूसरा अच्छा चीज़ देखो, क्या नया टेम्परेचर T डैश वो T प्लस T हो जाएगा क्या? नहीं। अगर ये हो जाए बेटा तो पूरी दुनिया से एनर्जी क्राइसिस ही ख़त्म हो जाएगा। आपने 10 डिग्री सेल्सियस का पानी उठाया, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस का पानी और मिला दिया, 20 हो गया। फिर 10 डिग्री का और मिला दिया, 30 हो गया। फिर 10 और मिला दिया, 40 हो गया। अपने आप पानी गर्म होते जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको तो फिर एनर्जी कितनी ज़्यादा सेव हो जाएगी। पूरी दुनिया में फाइट ही तो एनर्जी की चल रही है, वही आपने बचा ली। तो इतने बड़ा इंजीनियर आज तक न कोई बना है, न कभी बन पाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, और नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को जब भी आपको निकालना होगा बेटा,
तो आपको हमेशा उनके बेसिक फार्मूले से, अगर आपको नया प्रेशर निकालना हो, किसी के मन में यह आ रहा हो, तो अगेन यू हैव टू यूज़ PV इक्वल्स टू nRT, जिसमें आप n को लिख दोगे n1 प्लस n2, V को लिखोगे V1 प्लस V2, फिर वो नया प्रेशर आएगा और वो नया प्रेशर इन दोनों के बीच में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस इलस्ट्रेशन से आपको सेकेंड पॉइंट कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम एडिटिव बोल रहे हैं, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को नॉन एडिटिव बोल रहे हैं, ये क्लियर हुआ होगा। अब है ना, पहला पॉइंट तो मैंने एग्जाम्पल लिखते ही क्लियर कर दिया कि कुछ मास के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट इस एग्जाम्पल से क्लियर करा है। तीसरा अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिवीज़न वाला, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है V है, डेंसिटी D है, टेम्परेचर T है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है N, इसका मास है M, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए मैं मोलरिटी बोल दे रहा हूँ, वो कैपिटल M, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी हैव डन, वी डिवाइडेड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। इक्वल हो अनइक्वल हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए, है ना, मैं इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते ही फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स n/2, मोल्स m/2, वॉल्यूम v/2 हो जाएगा, ठीक है ना। आधे आधे चलेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर भी ये n/2, m/2 और जबका v/2 हो जाएगा, ठीक है। जबकि अब अगर मैं पूछूं कि पहले पार्ट की डेंसिटी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली आप सभी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, D ही होगी। पहले पार्ट की मोलरिटी कितनी होगी, वो M ही होगी बेटा। पहले पार्ट का टेम्परेचर कितना होगा, वो T ही रहेगा। दूसरे पार्ट की भी डेंसिटी D ही होगी, मोलरिटी M होगी, टेम्परेचर T होगी, है ना। कंसंट्रेशन, इनफैक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट कंसंट्रेशन भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। और कंसंट्रेशन में जो हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी वो मोलरिटी की, तो ये भी एक अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलरिटी। अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना हो तो फिर आप लोग पेप्सी की बोतल खोलते ही झगड़ा करना चालू कर देंगे। आप सभी को पता होगा, 1 लीटर की आप पेप्सी की बोतल लाए, मान लीजिए 5 ग्लासेस में आपने सर्व करी, तो सबका टेम्परेचर भी सेम होगा बेटा, सबका डेंसिटी सेम होगी, सबका कंसंट्रेशन, सबको एक जैसा टेस्ट फील होगा। अदरवाइज़ तो क्या होगा, लोग लड़ना चालू कर देंगे और पहली वाली मैं लूँगा, उसका कंसंट्रेशन अलग है, नीचे जाते ही कंसंट्रेशन थोड़ा और अलग हो गया। तो इस तरह का नहीं होता, यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक कंसंट्रेशन सेम होता है। आपने उस पेप्सी की बोतल को 5 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड भी करा है, न डेंसिटी चेंज होगा, न टेम्परेचर, न मोलरिटी। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं डिवीज़न पर, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। शॉर्टकट में अब मैं EP लिख रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई है, सेम रही हैं, वो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ IP, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब अगर कोई प्रॉपर्टी मैं लिखना यहाँ पर भूल भी गया हूँ, तो आप इन डेफिनेशन से सब चीज़ों को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट बना के लिख लेना, क्योंकि हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। तो मैं पूरा लेवल एक साथ आपका टच करूँगा, बेसिक से उठाते हुए हम लोग एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। अब एडवांस लेवल का मीनिंग क्या है कि और क्या एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट नोट आपका ये है कि क्या है पहला पॉइंट नोट, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ratio of 2 extensive properties will be intensive property. Ratio of 2 extensive properties will be intensive property provided both are changing. प्रोवाइडेड बोथ आर चेंजिंग, अगर दोनों चेंज हो रही हों तो, ठीक है। तो गारंटेड बेटा आपको क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में इसके ऊपर मिलेगा। तो हम जो भी समय, ठीक है ना, समय का जो सदुपयोग कर रहे हैं, इतना समय इसके ऊपर दे रहे हैं
क्योंकि मैं चाहता तो केवल बस डेफिनेशन बोल के आगे बढ़ जाता, एग्जाम्पल लिख देता, बट जो भी मैं आपके 15-20 मिनट समय ले रहा हूँ वो इसलिए कि आगे से आपको दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको बस एक बार माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना। अब इसका लाइव एग्जाम्पल क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलरिटी जो दोनों का रेशो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये दोनों अगर एक साथ चेंज होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सामने एक लाइव एग्जांपल लिखा भी हुआ है आपके। मोलरिटी जब आपने सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, मैंने अभी इसलिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, मैं नहीं भी करता बेटा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है कि अब अगर आप इस सिस्टम की नई मोलरिटी निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, ऊपर मोल्स को लिखोगे n/2, नीचे वॉल्यूम को लिखोगे v/2 और n/2 अपॉन v/2 वापस n/v है। इसलिए मैंने कंडीशन लिखी है प्रोवाइडेड बोथ आर चेंजिंग। अगर दोनों एक साथ चेंज हो रही हैं तो ही आप बोलोगे कि दोनों किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उनका रेशियो जो होगा वो किस तरह की प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। अगर आपने किसी एक को चेंज करा, लाइक अगर आपने केवल मोल्स को चेंज करा, मतलब एक सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें आपने थोड़े से मोल्स और डाल दिए सॉल्यूट के, फिर मोलरिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि मोलरिटी की वैल्यू चेंज हो गई। ये आपने केवल वॉल्यूम को चेंज करा, जो आप कंसंट्रेशन यूनिट्स में याद करिए, हम लोग एक डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ते हैं बेटा, m1v1, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन ए गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। तो अगर आपने पानी को ऐड करा तो ऑब्वियसली तब भी मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर दोनों को एक साथ चेंज कर रहे हो तो पक्का फिर मोलरिटी आपका कांस्टेंट रहेगी, बट किसी एक को चेंज करोगे तो नहीं रहेगी। दूसरा एग्जांपल बेटा डेंसिटी का। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज़ आल्सो द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। और अगर ये मास टू वॉल्यूम का रेशियो है तो मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों का रेशियो डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सामने हम लिख चुके हैं, उसका भी लाइव एग्जांपल यही रहा आपका, ठीक है ना। अब आप डेंसिटी के लिए किस किस का रेशियो लोगे, मास टू वॉल्यूम का। तो पहले पार्ट का मास हो गया m/2, पहले पार्ट का वॉल्यूम हो गया v/2, तो डेंसिटी तो सेम ही रही, ठीक है। तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो यू शुड बी वेरी साउंड इन द लॉजिकल बैकग्राउंड। और इस वजह से मैं थ्योरी पे खूब ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। ऐसा नहीं कि हम केवल टाइम पास करने वाली थ्योरी पढ़ेंगे, हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका हम लोग एप्लीकेशन पार्ट भी साथ साथ समझते चलेंगे, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट नोट कि है ना, ऑन एडिंग मोलर और specific word to any extensive property, it will become intensive property, ठीक है ना। जिसके लिए 2 एग्जाम्पल मैं सामने लिख ही चुका हूँ, मोलर वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये भी बार बार कॉमनली आपसे परेशान करा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप क्लियरली ध्यान रखें यहीं पर, ठीक है। और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, क्योंकि ये चीज़ भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दे वो कभी बार, तो ये भी आपको नोट है ना, नोट से क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुल रहता है, उसका स्ट्रेस नोट्स में नोट के ऊपर ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। और नोट जो जितने अच्छे ढंग से रिवाइज करेगा उसको नोट भी उतने ही बढ़िया मिलेंगे। अब दूसरे वाले नोट वो हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी का एम है सरस्वती माँ को प्रसन्न करके लक्ष्मी माँ की कृपा पानी है सबको, एक अच्छा रैंक से सिलेक्शन हो और फिर 4 साल बाद एक अच्छा जॉब मिले, सबका एम वही है। तो जितने नोट्स के नोट अच्छे पढ़ोगे उतने नोट आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो नॉर्मली कोई डिस्कस ही नहीं करता है, कि अगर मैं आपसे डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस की बात करूं, ये आज तक जेई में पूछा नहीं गया, बट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ आई एम आस्किंग फॉर डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, कि ये किस तरह की प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, ठीक है ना। ऑब्वियसली स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि डेंसिटी तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसका पहला जवाब ये होगा कि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, बट बी केयरफुल, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस
इंटेंसिव भी हो सकती है और एक्सटेंसिव भी, है ना। कैसे आप डेंसिटी कैसे निकालते हो बेटा, आइडियल गैस बोल दिया है, मतलब PV इक्वल टू nRT को तो आपको यूज़ करना ही है। सो इट इज़ PV इक्वल्स टू N को मैंने लिख दिया W/m इंटू RT। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी D इज इक्वल्स टू W/V। अगर मैंने W/V को अलग करा यहाँ से, तो W/V को अलग करते ही ये W है बेटा, V नीचे ले गया, तो इसकी वैल्यू हो गई PM/RT, है ना। डायरेक्ट हो सकता है आप सभी को फॉर्मूला याद हो, बट मैं ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहूँगा। मेरा काम है बिल्कुल बेसिक, ज़मीन को टच करते हुए ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर तक जाने वाली कहानी रखेंगे हम, ठीक है ना। हर एक चीज़ को बेसिक से समझेंगे। ये है डेंसिटी D इक्वल्स टू PM/RT। अब अगर आपने कांस्टेंट, है ना, देखिए टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, अगर आपने ये जो डेंसिटी है ये इंटेंसिव होगी और एक्सटेंसिव भी हो सकती है। इंटेंसिव होगी अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर लिया तो, ठीक है ना, और एक्सटेंसिव होगी अगर आपने इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया तो। क्या फ़र्क आ जाएगा दोनों में, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर लिया बेटा, बी केयरफुल, मैंने बोल दिया टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, तो यू कैन सी इन द RHS R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, M कांस्टेंट, ठीक है, और आपने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर आपने मास को चेंज करा बेटा, मतलब अगर मास चेंज करा मतलब आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे में बढ़ेंगे। एक तरीका समझाने का ये, या दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हो कि अगर पूरा का पूरा RHS कांस्टेंट है तो LHS मतलब W/V का रेशो को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो अगर W चेंज हुआ तो V को भी चेंज होना पड़ेगा, ताकि डेंसिटी क्या रह सके, कांस्टेंट। तो इस केस में डेंसिटी मास के साथ चेंज नहीं हो रही है। एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी रिमेन्स सेम ऑन चेंजिंग मास। डेंसिटी रिमेन्स सेम ऑन चेंजिंग मास, ठीक है। जबकि अब अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर आ गए बेटा, आपने V को तो कांस्टेंट कर दिया है, अब अगर आपने मास चेंज करा, है ना, ये एक वही कहानी है बेटा, आपने गैस के मोल्स बढ़ा दिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो उसका प्रेशर बढ़ना पड़ेगा। तो अब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी तो चेंज हो गई, और उसके कारण RHS में एक चीज़ आपका प्रेशर अभी भी अवेलेबल है जो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अब डेंसिटी चेंजेस ऑन चेंजिंग मास, ठीक। तो जो चीज़ मास चेंज करने पे चेंज हो रही है वो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो नहीं हुई वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो आई कैन फील कि मैंने एक सफिशिएंट टाइम लिया है आपका, बट ये लेना ज़रूरी था, ताकि अब अगर कभी भी आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बात आए तो आपके दिमाग में एक एक पॉइंट मेरा क्लियर रहे। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सबसे पहले एक एक टर्म से मैं आपको फैमिलियर करवाऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ने से क्वेश्चंस में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन करें, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारी बात होगी बेटा थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की, ठीक है। तो अगर आपने जस्ट एक NCERT की रीडिंग लगा ली हो, हालांकि तुरंत एक बार में पढ़ने से तो हमें पहली बार में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट एक रीडिंग लगाई हो आपने, ठीक है ना, तो उसमें आपका दो तरह के फंक्शंस आपको लिखे हुए मिले हुए होंगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें उन्हीं को समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। आइए देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, इन थर्मोडायनेमिक्स इनकी भी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। मैं बार बार आपसे यही स्ट्रेस कर रहा हूँ, वॉट एवर वी आर लर्निंग इन द थ्योरी सबकी ज़रूरत है, अदरवाइज मैं आपका टाइम खोटी नहीं करूँगा अननेसेसरी। तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन है, पहला है स्टेट फंक्शन, जैसे प्रॉपर्टीज़ दो तरह की वैसे फंक्शन भी दो तरह के
SF शॉर्टकट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन? नाम से ही है जो सिस्टम की प्रेजेंट मतलब फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना। प्रेजेंट को ही फाइनल क्यों बोल रहा है बेटा? मैं कहीं से भी घूम फिर के आ जाऊँ, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ और घूमते 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 मैं यहाँ आके रुक गया, तो ये मेरी प्रेजेंट स्टेट भी है और यही मेरी फाइनल स्टेट भी, अगर मैं रुका हूँ तो। और जब तक मैं नहीं रुका हूँ तब जब तक मैं चल रहा हूँ तब तक है ना स्टेट मेरी डिफाइंड हो ही नहीं सकती। रुकने के बाद ही, क्योंकि स्टेट ऑफ द सिस्टम जो अभी मैंने यहाँ से रब करा है उसमें स्टेट ऑफ सिस्टम लिखा हुआ था, और स्टेट ऑफ सिस्टम का मीनिंग ये है जब आपका सिस्टम रुक जाए, जहाँ पर आप उसके तीनों जो हमने बेसिक स्टेट वेरिएबल्स माने हैं उनको मेजर कर लिया, तो ही आप स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करोगे। जब तक घूम रहे हो तब तक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों या कोई दो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब तब तक आप स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेजर ही नहीं कर सकते हो, है ना, वेरिएबल। तो स्टेट फंक्शन का मतलब ही है फंक्शन विच डिपेंड्स, functions which depends only upon present, है ना, that is final state of system and are independent from their किससे इंडिपेंडेंट है आपका? एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पास्ट, मतलब पुराना क्या हो रहा था इससे हमें कोई लेना देना नहीं। एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पास्ट एंड पाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है बेटा, एंड पाथ फॉलोड टू अचीव दैट स्टेट, उस फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो करा है उससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। फंक्शंस विच डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट, दैट इज फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पास्ट एंड पाथ फॉलोड टू अचीव दैट स्टेट, है ना, आर नोन एज स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन का मीनिंग है बेटा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, दूसरा कि चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स बोथ ऑन, अगर आपको चेंज निकालना है बेटा तो चेंज निकालने के लिए तो आपको इनिशियल और फाइनल दोनों पता होना चाहिए। चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स बोथ ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स बोथ ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ध्यान देना। अब क्या क्या एग्जांपल्स हैं बेटा? ऑल थ्री स्टेट वेरिएबल्स जो थे आपके, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सब के सब आपके स्टेट फंक्शन भी हैं। और इसके अलावा जो आप चार नई प्रॉपर्टीज़ जो अभी आपने एक्सटेंसिव में भी लिखी है, इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, इसका तो एक्सटेंसिव यूज़ होगा बेटा बार बार क्वेश्चंस में, है ना, गिब्स एनर्जी G और एंट्रोपी S, ये सब के सब भी आपके स्टेट फंक्शन हैं। तो टोटल ये 7 आपको याद रखने हैं स्टेट फंक्शन, है ना। इनकी ज़रूरत तो हमें हर क्वेश्चन में पढ़नी है बेटा, क्योंकि इन्हीं से आप बाकी पैरामीटर्स निकाल पाओगे, इन्हीं से आप इस बाकी पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल पाओगे। तो अभी जो नए पैरामीटर्स हैं उनमें टोटल हमें थर्मोडायनेमिक्स में 6 पैरामीटर निकालने सीखना है ना। 4 आपके सामने लिखे हुए बेटा, बचे हुए 2 हैं, हीट एंड वर्क, और हीट और वर्क है आपके पाथ फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन है आपका, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि T तो एक स्टेट फंक्शन है, बट डेल्टा T का मतलब है चेंज इन स्टेट फंक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि हम ट्रू फॉल्स में बच्चों से हर जगह गड़बड़ करवाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि डेल्टा T जो है, इट इज़ नेदर स्टेट फंक्शन नॉर पाथ फंक्शन। ये कोई फंक्शन है ही नहीं बेटा, है ना। डेल्टा T कोई फंक्शन नहीं है,
फंक्शन ये है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, बट मैंने नाम पहले ही बोल दिया है कि वर्क और हीट हमारे लिए पाथ फंक्शन है। तो डेल्टा टी कोई फंक्शन नहीं है, ना ये स्टेट फंक्शन है ना ये पाथ फंक्शन। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है पाथ फंक्शन। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या है ना। फंक्शन हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द, है ना, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। फंक्शन whose values depend on the path followed by the system। ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू सिस्टम के द्वारा फॉलो किए गए पाथ के ऊपर डिपेंड करती है ना। दे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, they are defined only when system follows a path। ये आप केवल और केवल तभी डिफाइन करोगे जब सिस्टम किसी पाथ को फॉलो करेगा। जैसे मैं वर्क की बात करूँ बेटा ना, अब मैं घूम फिर के आपके सामने घूम रहा हूँ, कैमरे में नज़र आ रहा हूँ, घूम फिर के मैं वापस इस पे आ गया, तो मैंने कितना वर्क करा ये जो मैं घूम के आया हूँ। बट अगर मैं आपके कैमरे से ओझल हो जाऊँ, मैं घूम दूर से थोड़ा और राउंड लगा के वापस आऊँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली जो वर्क होगा उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। अब ये डिफाइन तभी है जब सिस्टम कोई पाथ फॉलो कर रहा है। अगर आप मुझे अपना सिस्टम मान ले रहे हैं तो जब तक मैं चल नहीं रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ तो इस समय कोई वर्क नहीं हो रहा है ना। हाँ, मेरी इंटरनल एनर्जी तो ज़रूर डिक्रीज़ हो रही है बेटा, क्योंकि मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। बट अभी वर्क को डिफाइन करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे लिए पाथ फंक्शन के एग्जांपल केवल दो ही हैं, दैट इज़ वर्क W जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, एंड हीट Q, ठीक है। तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अब अगर हम एडवांस लेवल में जाएं, ये डेफिनेशन तो यहीं पर ख़त्म हो गया है, बट हम तो एडवांस लेवल में जाना है। ये NCERT बुक के अकॉर्डिंग कहानी ख़त्म कि स्टेट फंक्शन ये होते हैं, पाथ फंक्शन ये होते हैं, ख़त्म। उन्होंने और ज़्यादा कुछ पेन नहीं लिया है इन चीज़ों को समझाने के लिए। बट हम लोग जो एडवांस लेवल में मूव कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा पेन ज़रूर लेंगे ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा पेन और क्या लेना है, पहले तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बताने की कोशिश करूं कि कैसे हम लोग स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बोल रहे हैं। फिजिक्स से आप अगर आप याद करें बेटा, है ना, क्या याद करें फिजिक्स से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, है ना। 8th 9th से ही चालू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी। नॉर्मली तो ज़्यादा तो डेप्थ में 9th में है बेटा, मोशन चैप्टर आ जाता है, और थोड़ा बहुत आइडिया 8th में भी कुछ कुछ जगह दे दिया जाता है। तो लाइक अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास खूब सारे पाथ्स हैं। आप डायरेक्ट चले, आप ऐसे घूम कर आए पाथ 2, आप ऐसे घूम कर आए, है ना, ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, समझे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट तीनों पाथ का कितना है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाथ 1 इज इक्वल्स टू पाथ 2 विच इज इक्वल्स टू पाथ 3। बिल्कुल सही है ना। ये सब बच्चों को पता होगा बेटा। अब तो हम 11th 12th में, जो कुछ स्टूडेंट्स 11th में होंगे वो वीडियो अभी वॉच कर रहे होंगे, कुछ हो सकता है 12th में वो अब वॉच कर रहे हो, तो आप 11th या 12th में और आप ये चीज़ 9th से पढ़ चुके हो। बट डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस तीनों पाथ की अलग अलग होगी। मतलब बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बेसिक एग्जांपल से कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कौन सा फंक्शन है बेटा? स्टेट फंक्शन, बट डिस्टेंस पाथ फंक्शन। हाँ, हम फिजिक्स में बोलते नहीं हैं, बट एटलीस्ट समझाने के लिए तो मैं बोल ही सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में मुझे आपको ले जाना हो तो
हम लोग केमिस्ट्री में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और इसकी इतनी हाई फाई बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में फॉरेन ऑथर्स की कि उनको अगर आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। एनसीईआरटी बुक से ही हमें काफ़ी चीज़ें पहली बार में पढ़ने में क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। इस वजह से ही आपको टीचरों की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपको एक एक चीज़ को क्लैरिफाई कर सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। तो थर्मोडायनेमिक्स लेवल तो ख़त्म एनसीईआरटी का, बट हमारे पास एक दूसरा हथियार भी है, वो थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी लगता है, बट तब भी है ना, डोंट फियर इफ़ आई एम हियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी चीज़ें क्लियर करूँगा। फॉर ए फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन, फॉर ए फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन, अगर किसी फंक्शन को स्टेट फंक्शन होना है, अभी एडवांस लेवल चल रहा है हमारा थोड़ा सा, इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशंस। अगर किसी फंक्शन को स्टेट फंक्शन होना है तो उससे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि फाई, है ना, अब ये सब थोड़ा सा मैं बाउंसर भी ले जाऊंगा, मान लीजिए फाई एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, एंड इफ़ यू वांट टू प्रूव कि फाई एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसे 3 कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन इससे सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कि चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन फाई शुड बी सेम फॉर ऑल पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहली कंडीशन, चेंज इन फाई शुड बी सेम बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर ऑल पाथ्स। स्टेट फंक्शन में जो चेंज हो रहा है वो 2 पॉइंट्स के बीच में, वो सभी पाथ्स के लिए सेम होना चाहिए। मतलब ये लीजिए फाई है बेटा, और नीचे कोई भी वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलो, विद रिस्पेक्ट टू वाई बोलो, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाली कहानी हो गई। वो पहला बेसिक एग्जांपल इसलिए दिया था कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हो, एक बार ऐसे गए, एक बार ऐसे गए, एक बार ऐसे गए, तो ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट इज फाई बी माइनस फाई ए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैथमेटिकल पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है जो एनसीईआरटी बुक में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कि स्टेट फंक्शन होगा तो ही आप उसे बी और ए इस तरह से लिख सकते हो। आप कभी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू को डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को नहीं लिख सकते हो। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट क्लियर होना ज़रूरी है। केवल स्टेट फंक्शन का ही इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, आपने फाई लिखा और फिर आपने लिमिट बी और ए डाली, फाई बी माइनस फाई ए, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर स्टेट फंक्शन, है ना। आप भले मेरे से दूर हैं बेटा, बाकी मैं हर चीज़ को जहाँ पर जितना स्ट्रेस देना चाहिए वो मैं दे के समझा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो ये ध्यान देना। और इट शुड बी फाई बी माइनस फाई ए की वैल्यू शुड बी सेम फॉर पाथ 1 इक्वल्स टू पाथ 2 इक्वल्स टू पाथ 3। तीनों पाथ्स में इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये है, और ये काम केवल और केवल स्टेट फंक्शन के लिए ही होगा। मतलब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप इंटीग्रेशन ऑफ डी यू लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, इंटीग्रेशन ऑफ डी जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। आप इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और डी क्यू भी लिख सकते हो बेटा, बट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को केवल आप क्यू लिखोगे, उसमें लिमिट डालने की ज़रूरत नहीं है ए टू बी, उसमें लिमिट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीट एट पाथ पॉइंट 1 और पॉइंट ए और हीट एट पॉइंट बी का कोई मीनिंग नहीं है। हीट और वर्क डिफाइंड है जब सिस्टम किसी पाथ को फॉलो कर रहा है। यही मैं स्ट्रेस देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, डी जी, डी एच, डी एस, डी डब्ल्यू, डी क्यू सब कर सकते हो, बट ये अलाउड, दिस इज़ अलाउड ओनली फॉर स्टेट फंक्शन। बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसे ध्यान देना। दिस इज़ अलाउड ओनली फॉर स्टेट फंक्शन, ठीक है ना।
तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। चाहे तो साइड में मैं आपको लिख ही दूँ अभी से बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इसमें ना लिमिट डलेगी, ये केवल क्यू होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू केवल डब्ल्यू होगा। इनके लिए लिमिट स्टेट बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इनके लिए पाथ बताना है। और ये कहानी आपका यहाँ पे जो फाई हमारे काम का है वो यू जी एच और एस होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है ना, इस तरह के इंटीग्रल को अगर आप 2 पॉइंट डिफाइन कर दे रहे हो बेटा, तो इस तरह के इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल बोला जाता है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री इज पूरी मैथमेटिकल पार्ट। ठीक है, ये तो हम लोग इतना इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, ताकि आपको चैप्टर काफ़ी इजी में डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज आपको अभी मैंने बोला आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने बैठे या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने बैठे तो आपकी है ना नींदें हराम हो जाएगी। आपको गाना याद आने लग जाएगा, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, क्योंकि वो उड़ चुका होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब ये मैथमेटिकल पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। साइक्लिक इंटीग्रल, ये तो मैंने अभी आपसे बोला इट इज़ ए लाइन इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब है आप जिस पॉइंट से चालू कर रहे हो उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ। तो सेकेंड कंडीशन स्टेट फंक्शन की ये बेटा, साइक्लिक इंटीग्रल सबका यूज़ होगा बेटा। पहले है कि बेस बन जाए, थ्योरी समझ में आ जाए। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन विल बी 0। किसी भी स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। मतलब साइक्लिक इंटीग्रल को बेटा इस तरह से इंटीग्रेशन साइन के ऊपर सर्कल बना के शो करा जाता है ना। साइक्लिक इंटीग्रल को इस तरह से सर्कल बना के शो करा जाता है, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई आपका 0 होगा, है ना। क्यों 0 होगा? क्योंकि इनडायरेक्टली साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब अगर मैं इसे लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ए से चले और वापस ए पर ही आ गए। तो अभी मैंने बोला कि अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है तो उसका डी फाई है ना, आप फाई लिखोगे और फिर लिमिट भी डालोगे। स्टेट फंक्शन में लिमिट, पाथ फंक्शन में लिमिट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिमिट भी डाली तो आप बोलोगे फाई ए माइनस फाई ए, और ऑब्वियसली वो 0 ही होगा। ठीक है, दैट मीन अगर हम ग्राफिकल टर्म्स में बोलें बेटा, ठीक है, फाई वर्सेस जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप ग्राफ बना रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, अगर आप पॉइंट ए से चल के है ना वापस पॉइंट बी पर आए और अलग अलग पाथ फॉलो करा, एक बार ये पाथ है, एक बार ये पाथ है ना, एक बार मान लीजिए आप इस तरह से जा रहे हो, एक बार आप इस तरह से जा रहे हो, एक बार आपने और कोई नया पाथ फॉलो करा, है ना, ऐसे घूम फिर के आ गए। इस तरीके से 3 अलग अलग पाथ हैं आपके पास, ठीक है। पाथ 3, पाथ 2 और वाइट वाला जो है पाथ 1। तो यू आर हैविंग 3 डिफरेंट पाथ। और अब अगर मैं आपसे पूछूं तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई विल बी इक्वल टू 0 और किस किस पाथ के लिए? 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। सब के लिए ये 0 ही होने वाला है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन कि साइक्लिक इंटीग्रल इसका 0 होना है। बी केयरफुल, है ना, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू नॉन ज़ीरो होगा बेटा, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू भी नॉन ज़ीरो होगा। इसको मैं अभी आगे प्रूव करूँगा क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। तो ठीक है, अब तीसरी, ये 2 तो तब भी थोड़ी सी बच्चों को इजी वे में डाइजेस्ट हो जाती है। तीसरी थोड़ी सी बच्चों को और ज़्यादा बाउंसर लगती है कंडीशन, बट मैं तो ज़रूर बताऊंगा बेटा। इट शुड सेटिस्फाई, इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स, साइंटिस्ट का नाम बेटा ना, मैथमेटिशियन। इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, या जिसे शॉर्टकट में आप यूलर्स थ्योरम भी बोल सकते हो। इसे यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, या हम लोग इसे शॉर्टकट में यूलर्स थ्योरम
भी बोल सकते हैं। अब ये मैंने खुद ही बोल दिया था ना कि तीसरी कंडीशन, ऑफलाइन में भी स्टूडेंट तीसरी से थोड़ा सा डरता है, बट हम छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बेटा। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं सब आपको बांटने की कोशिश करूँगा, और आप भी कोशिश करेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे। इट विल हेल्प यू। अगर आप जेई में सिलेक्शन निकाल के आईआईटी में पहुंच जाते हैं तो ये मेरा एश्योरेंस है आपको, ये आईआईटी के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। हम इस लेवल पे सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, और आजकल वैसे भी पैटर्न बेटा फ्रॉम 2016, 17, 18 अब पेपर का लेवल वो धीरे धीरे वापस टफ करते जा रहा है एडवांस का, ठीक है ना। तो एडवांस लेवल के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी होना ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ द यूलर्स रेसिप्रोकल थ्योरम। अगर फाई एक फंक्शन है एक्स और वाई का बेटा, ठीक है ना, तो यूलर्स रेसिप्रोकल थ्योरम कोई ज़्यादा डरावनी नहीं है। इसको मैं पहले स्टेटमेंट वाइज लिखा दूँ, फिर मैं इसका एक दो क्वेश्चंस के फॉर्म में समझा रहा हूँ। डेल फाई बाय डेल एक्स वाई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग बाय कांस्टेंट, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग बाय कांस्टेंट, ठीक है, ये मीनिंग है। और इसी तरह से अगर मैं आपसे डेल फाई बाय डेल एक्स, सॉरी डेल वाई एक्स की बात करूं, ये भी सेम चीज़ है। इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया, वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यूलर्स रेसिप्रोकल रूल बस इतना बोलता है कि आपने फाई को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कीपिंग वाई कांस्टेंट, और फिर इसी को आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, है ना। अभी थोड़ा सा आपको देखने में हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा हो कि क्या कर दिया सर आपने, बट अभी एक क्वेश्चन से आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर आपने पहले फाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कीपिंग एक्स कांस्टेंट। रेसिप्रोकल रूल का मतलब ही ये बेटा कि ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर फाई एक कोई फंक्शन गिवन है, आपने उसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा वाई को कांस्टेंट रखते हुए, फिर जो भी वैल्यू आपको मिली आपने उसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कीपिंग एक्स कांस्टेंट। पहली बार आपने ये करा। अब उल्टा करो, पहले फाई को आपने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कीपिंग एक्स कांस्टेंट, फिर उसी को आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कीपिंग वाई कांस्टेंट। अगर दोनों वैल्यूज सेम आ गई, अगर दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो आप बोलोगे इस तरह का जो फंक्शन है वो हमेशा एक कौन सा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देखने में लगता है, बट अभी एग्जांपल से ये चीज़ बड़ी आसानी से आपकी क्लियर हो जाएगी, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया बेटा, बट एडवांस लेवल में हमारे पास, है ना, ये तीन कंडीशंस हैं कि उसका लाइन इंटीग्रल बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर एनी पाथ शुड बी सेम, उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0, और वो आपका तीसरा कंडीशन वो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और मैथमेटिक्स वाली बता दूं जिनकी ज़रूरत हमें चैप्टर में पढ़ने वाली है, क्या कि इफ़, है ना, और इस पे फिर वापस कम बैक कर रहे हैं नोट बना के बेटा, है ना, नोट वापस नोट आ गया आपका। इफ़ अ फंक्शन फाई if a function phi is written in its differential form, ठीक है, it may be a state function, ठीक है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए फाई एक फंक्शन है बेटा, किस किस का, एक्स और वाई का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे आपको डीजी मतलब इन चारों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। किन किन के लिए, यू, एच, जी और एस,
चारों के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स का टॉप क्लास लेवल देखने जा रहे हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी फाई, तो डी फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो डी फाई की जो वैल्यू होगी बेटा इट इज़ डेल ऑफ फाई बाय डेल एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इंटू डी एक्स प्लस डेल ऑफ फाई बाय डेल वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट इंटू डी वाई। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब इसमें क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी फाई? डी फाई का मीनिंग है टोटल चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक ना। फर्स्ट वाली टर्म का अगर मैं इसका मीनिंग पूछूं तो इसका मीनिंग है चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, क्योंकि आपने वाई को तो क्या रख दिया बेटा? कांस्टेंट, ठीक ना। और अगर मैं इसका मीनिंग पूछता हूं आपसे तो चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओनली। अब इसको मैं पहले एक रियल लाइफ से एग्जांपल बताऊं, बढ़िया वे में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पेरेंट्स, आपके फादर है ना, कमा रहे हैं घर में, मदर आपकी हाउस वाइफ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली, और आप सिंगल चाइल्ड हो, सपोज करो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो अब क्या होगा? आपके फादर ने एक्स रुपीज़ पर मंथ में उनकी सैलरी है या बिजनेस है, जो भी एक्स रुपीज़ हो पर मंथ घर में ला रहे हैं। अब आपकी मदर भी उड़ा रही है बेटा और आप भी उड़ा रहे हो, है ना। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बेटा, कमाने के लिए बैठे हुए हमें तो उड़ाना है। तो सपोज करो आपकी मदर, ठीक है, 200 रुपये डेली उड़ा रही है। उड़ाते हैं मतलब कुछ भी घर का खर्चा हो, शॉपिंग हो उनकी, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाना, जो भी 200 रुपये डेली का उनका एक्सपेंडिचर है और 50 रुपये डेली का एक्सपेंडिचर आपका है। तो ठीक है, अब पूरे महीने में टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा बेटा? तो आपने पहले क्या करा? फर्स्ट वाला आपकी मदर का एक्सपेंडिचर लिया, आपने अभी अपना काउंट नहीं करा है, वो लिया मल्टीप्लाइड बाय, वो पर डे का है तो 30 डेज का अगर मंथ है इंटू 30 करा, 200 इंटू 30 6000, ठीक है। ये फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट का चेंज। अब दूसरा वेरिएबल भी आप भी उड़ा रहे हो, आपका डेली एक्सपेंडिचर है 50 रुपये का, आपके लिए भी महीने के 30 डेज है तो 50 इंटू 30 हो गया आपका 1500। ये दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट का चेंज है। अगर मैं पूछूं कि टोटल जो आपकी इनकम आई थी एक्स, उसमें से खर्चा कितना हो गया है इन दो वेरिएबल्स का, अभी दूसरे वेरिएबल्स और भी होता है ना, ठीक ना, किराना आना है, फल फ्रूट्स आने हैं, सब्जियां आनी हैं, हो सकता है मकान का रेंट देना हो, बिजली का बिल देना हो, दैट आर डिफरेंट। अगर आप सबको बोलोगे तो फिर सबको काउंट करते चले जाना पड़ेगा। अभी हमारे लिए फाई केवल दो का फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो इस एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपके माइंड में मेरी कही हुई बातें घुस रही होंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 10 वेरिएबल कर दोगे बेटा तो टोटल चेंज निकालने के लिए आप पहले फर्स्ट वाले का चेंज निकालोगे, बाकी पूरे 9 को कांस्टेंट रखोगे, फिर सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में चेंज निकालोगे, फिर 1 और 3 से लेकर 10 तक सबको कांस्टेंट रखोगे, फिर सबको ऐड अप कर दोगे। तो ये होता है और इसकी पूरी ज़रूरत मुझे आखिरी तक बार बार पड़ती रहेगी अगर मैं एडवांस लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ तो, ठीक है ना। और एडवांस लेवल के हिसाब से ही अभी हमारा कोर्स डिज़ाइन है। सिंपल लेवल में चलना होता तो मैं केवल स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन की डेफिनेशन लिखा था और आगे बढ़ जाता, एक्सटेंसिव इंटेंसिव की डेफिनेशन लिखा था, आगे बढ़ जाता। बट एडवांस लेवल में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब इसको मैं एक लाइव एग्जाम्पल से बता देता हूँ, है ना। सपोज करो z इज इक्वल्स टू 5xy, ठीक, क्योंकि हो सकता है बच्चों को इस फॉर्म में देखते ही ना थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है और समझ में नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो इनडायरेक्टली देखो, है ना, अब z किस किस का फंक्शन हो गया, चलो आप फाई ले लो, तो फाई किस किस का फंक्शन हो गया बेटा? फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यस और नो। इफ आई एम आस्किंग कि मुझे डेल फाई बाई डेल एक्स की वाई की वैल्यू बताओ, मतलब आपको फाई को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो आप वाई को तो कांस्टेंट रख दिया, 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 और वाई तो एज इट इज बना रहा, ओके। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि मुझे डेल फाई बाय डेल वाई एक्स की वैल्यू बताओ। अब आपको इसी फंक्शन को
y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है कीपिंग x कांस्टेंट, मतलब 5 और x पूरा आपके लिए कांस्टेंट हो चुका है और y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ये हो गया 5x। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक फंक्शन है, अब इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में आपसे बोलूं कि मुझे d फाई की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे भैया? वेर x एंड y बोथ आर वेरिएबल, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले है ना 5x आपने कांस्टेंट रखा बेटा, इंटू y का डिफ्रेंशिएशन करा dy, प्लस 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, प्लस फिर आपने 5y को कांस्टेंट लिखा इंटू dx लिखा, यही लिखोगे। अब मेरे वाले से चेक कर लो बेटा, मैंने भी तो यही लिखा है। अगर मेरे वाले तरीके से लिखोगे आप डी फाई को, तो आप क्या लिखोगे? डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू वाई, कीपिंग वाई कांस्टेंट, डेल फाई बाई डेल एक्स वाई, डेल फाई बाई डेल एक्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल फाई बाई डेल एक्स वाई की वैल्यू कितनी बेटा? 5y, और इंटू साथ में क्या? dx। इस एक्सप्रेशन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। प्लस दूसरा वाला डेल फाई बाई डेल वाई इंटू एक्स, दैट इज 5x, और इंटू डी वाई। अब बताइए क्या दोनों में कोई भी डिफरेंस है? नहीं, बट यू आर मोर कंफर्टेबल विद दिस। आपको ये तरीका पहले से पता है, आप इससे फैमिलियर हो, ठीक है ना, बट ये तरीका थोड़ा सा आपको नया लगेगा और कंफ्यूजिंग भी लगेगा, इसलिए ध्यान देना दोनों तरीके सेम है बेटा, क्योंकि हमें चारों पैरामीटर्स में अभी से स्ट्रेस बहुत दे रहा हूँ बार बार हर एक चीज़ को, G, H, U और S चारों के लिए मुझे इस तरह से एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे फॉर एडवांस लेवल, तो ही आपको थर्मोडायनेमिक्स का पावर फील होगा कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्या है। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है बेटा क्योंकि अब जेई में क्रेज़ चल रहा है, पेपर का लेवल वापस ऊपर उठ रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको जैसे मैंने आपसे बोला है ना, अब ये तो मैंने कहानियाँ बताई बेटा, हो सकता है यूलर्स रेसिप्रोकल रूल में अभी भी आपको डाउट हो, ये तो मैंने एक चीज़ समझाई है। अब हमने जो बोला है बेटा कि प्रेशर एक किस तरह का फंक्शन है ना, प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो एक स्टेट फंक्शन होगा यूलर्स रेसिप्रोकल रूल से। यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, अब अगर हमें आगे कोई भी स्टेट फंक्शन, क्योंकि मैं आपको डीपीपी या शीट में इस तरह के क्वेश्चन भी डाल के दूंगा कि शो करो ये एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर आपको कोई फंक्शन दिया जा रहा है और शो करने का बोला जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते बेटा, है ना। आप थर्ड को जरूर जस्टिफाई करोगे अगर कोई फंक्शन है कि अब यूलर्स रेसिप्रोकल रूल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्यों रेसिप्रोकल रूल बोल रहे हैं हम लोग? इसे हम रेसिप्रोकल रूल इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो, चाहे आप वाई के रिस्पेक्ट में करो एक्स के रिस्पेक्ट में करो, अल्टीमेटली ठीक है ना, दोनों तरफ से आपका जो नेट चेंज होगा वो सेम होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट बेटा, है ना। मीनिंग ये है कि मान लीजिए आपका कोई फाई फंक्शन है एक्स और वाई का, और आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। आप पहले इस तरफ जा रहे हो, पहले आपने एक तरह से कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करा वाई, और फिर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इनडायरेक्टली आपने कौन सा वेरिएबल चेंज करा? एक्स। ये मान लीजिए पाथ 1 है आपका। अब उल्टा कर दो, पहले एक्स को चेंज करो फिर वाई को चेंज करो, ये पाथ 2 है। दोनों पाथ से भैया जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो जस्टिफाई हो रहा है, दोनों पाथ से। चाहे आप ये तीसरा पाथ ले लो बेटा, ये तीसरा पाथ है आपका, इस तीसरे पाथ में क्या हो रहा है? इस थर्ड पाथ में इनडायरेक्टली साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो हर बार उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका जो चेंज होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। केवल इतना सा मीनिंग है। तो रेसिप्रोकल रूल का मतलब ही ये है कि ऑर्डर इज़ इमटेरियल, हम कुछ भी कर लें दोनों तरफ से हमारा जो चेंज आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। इसको मैं एक छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में, 2-3 क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहा हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन करें, 2 मिनट इसको। चलिए एक पहला मैं छोटा सा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, चलेगा ना इतना लेवल तो रिक्वायर्ड बेटा जेई के लिए ना, क्योंकि हमें सब फंक्शंस को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो एकदम ज़्यादा बाउंसर न लगने लगे आपको, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग उन्हें क्लियर कर रहे हैं।
पहला छोटा सा बेसिक क्वेश्चन बस मैं ये करा रहा हूँ कि शो दैट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, शो करना है आपको ना, शो दैट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस for fixed amount of gas, is a state function। आपको ये शो करना है कि आइडियल गैस का प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एक स्टेट फंक्शन है। अब आइडियल गैस बोलते ही पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी गैस आ जाए बेटा और कुछ नहीं गिवन हो, यहाँ पे तो मैंने मेंशन कर दिया आइडियल गैस, आपको सीधे PV इक्वल टू nRT लगा देना है और इसका मतलब आप P को लिख दोगे क्या, nRT/V, ये लिखा हमने। और जैसे ही आपने P को फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस बोला है, मतलब N तो आपके लिए क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, R भी क्या हो गया आपके लिए, कांस्टेंट, बट T और V आपके लिए वेरिएबल है। मतलब इनडायरेक्टली आई कैन से कि प्रेशर जो है वो फंक्शन ऑफ किस किस का हो गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम। केवल यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं होता, आप सीधे लगाओगे यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आप पहले P को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपके सामने फंक्शन अवेलेबल है बेटा, ठीक है। बस इसके आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा स्टेट पाथ फंक्शन की, बट हमें कंडीशन याद रखना है और वो d का एक्सप्रेशन आपको आखिरी तक पीछा छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, इसको, ये फंक्शन है आपका, इसको वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो nR/V पूरा कांस्टेंट हो गया और T का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ये हो गया। अब इसी को पहले आप, है ना, उल्टा करो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया है आपने, तो nR और T पूरा कांस्टेंट, 1/V का डिफरेंशिएशन -1/V², तो ये माइनस मैंने ऊपर ही डाल दिया था और ये V² नीचे, ओके। अब हमें करना कुछ नहीं बेटा, यूलर्स रूल लगाने के लिए जो पहले आपने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था, इसे डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। बस देखने में डरावना ज़रूर लगता है, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि देखने में डरावना लगता है, बट साथ ही साथ इसकी भी गारंटी है कि करने में खूब सिंपल है। एक्सप्रेशन डरावने होते हैं, इसलिए आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स किसी फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ लोगे तो आपको, है ना, पता पड़ जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों बवाल है, इसे क्यों फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बोल सकते हो एक तरह से ना, बवाल चीज़ें ये। हमने जो ऑलरेडी P को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रखा हुआ था वॉल्यूम कांस्टेंट पर, उसी फंक्शन को इनडायरेक्टली आपको अब निकालना है क्या बेटा, del/del_V ऑफ nR/V कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। ये लाइन अभी हम हटा ही देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न और दूर हो जाए, ठीक है। ये है मेरी, अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब सिंस इसमें टेम्परेचर तो है ही नहीं बेटा, तो nR तो कांस्टेंट ही है और 1/V का डिफरेंशिएशन अगेन -1/V², तो ये हो गया -nR/V², ठीक है। और इधर अब आप क्या करोगे, इधर आप करोगे T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, del_V/del_V@T का कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब अब आप निकालोगे किसकी वैल्यू, del/del_T की, ठीक है, ऑफ -nRT/V² कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। अब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया है, इसका मतलब -nR/V² तो बाहर आ गया, ठीक है, और T का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट वाली वैल्यू भी -nR/V² है, सेकेंड वाली वैल्यू भी -nR/V² है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं और इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आते ही हम लोग बोलेंगे कि आइडियल गैस का प्रेशर जो है वो फॉलो कर रहा है कौन से फंक्शन को, आपका स्टेट फंक्शन। ये इस तरह से, ठीक है।
एक पहला छोटा सा एग्जांपल, एक और थोड़ा सा और टिपिकल एग्जांपल लूँ, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बट मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा कि यूलर्स रेसिप्रोकल रूल का आइडिया होना ज़रूरी है। अब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए किसी भी एक्सरसाइज में या आप कहीं पर भी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वैसे तो इफ़ यू आर फॉलोइंग माई केमिस्ट्री तो आपको कहीं पर भी दूसरा केमिस्ट्री को तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉट एवर लेवल आई एम गिविंग यू दैट इज़ मोर देन इनफ। अब आपको इसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं, बट इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत मुझे बार बार पड़ी, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में और बताऊँ आपको, इफ़ फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आज के सेशन का। इफ़ फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ, है ना, किस किस का फंक्शन है, एक क्वेश्चन में लिख के लाया था आपके लिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन बाय, एक इसका डिफरेंशियल फॉर्म आपको दिया गया है, डी फाई इक्वल्स टू आर टी बाई पी, एक मिनट कुछ कंफ्यूजन था ना, आर टी बाई पी इंटू डी पी माइनस आर डी टी, है ना, डी फाई इक्वल्स टू आर टी बाई पी इंटू डी पी माइनस आर डी टी। आपसे बोल रहा है प्रेडिक्ट वेदर फाई इज ए स्टेट फंक्शन और नॉट, प्रेडिक्ट वेदर फाई इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट। आपको प्रेडिक्ट करना है कि फाई स्टेट फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब उस वाले चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग लेवल का था बेटा, दूसरा थोड़ा सा, है ना, ये मीडियम लेवल का, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर फाई आपको बोल दिया है कि वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो दैट मीन फाई शुड बी फंक्शन ऑफ पी एंड टी, और अगर फाई पी और टी का फंक्शन है तो पहले आपको इसका डिफरेंशियल फॉर्म खुद लिखना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल फॉर्म डी फाई किसके बराबर होगा, इट विल बी डेल फाई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डी पी, और प्लस ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे हो सकता है बेटा कई बुक्स में तो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल गिवन भी नहीं होता है, बट इसकी ज़रूरत तो आपको आखिरी तक पढ़ने वाली है ही, कि अगर हम बोल रहे हैं कि u इसका फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म हमें लिखने की ज़रूरत आखिरी तक पड़ेगी। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म, और मैंने इतने इजी वे में एक एग्जांपल समझा दिया है कि करना कुछ नहीं है, उसी को पहले फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट रख रहे हो उसका वही डी के फॉर्म में आएगा। अब जैसे फाई को अगली बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट टी रखा है तो डी टी, एग्रीड। ये इसका एक्चुअल डिफरेंशियल फॉर्म है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन फॉर्म है, तो आपको इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करना पड़ेगा। दिस शुड बी द एक्चुअल फॉर्म। इफ एनी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज ए वेरिएबल ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा ये होगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ और बार बार इसकी ज़रूरत में करवाऊँगा भी, ये एक्चुअल फॉर्म होना चाहिए था, ठीक है। और ये है कौन सा फॉर्म, ये है उसका गिवन फॉर्म, ये है उसका गिवन फॉर्म, है ना। क्योंकि मुझे इतनी दूर रहते हुए भी आपको इस क्वेश्चन को पूरा फील कराना है कि है क्या। हो सकता है बाद में कुछ स्टूडेंट बोलें कि सर ये तो हमें क्लियर ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा। कभी भी कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करा जाए, उसका डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे ये रट लें, बसा लें अपने दिमाग में। अब ये गिवन है बेटा, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया, ये dp ये dp, मतलब मुझे पता पड़ गया डेल फाई बाय डेल टी एट p जो हो गया मेरे लिए किसके बराबर हो गया, आर टी बाई पी। केवल कंपैरिजन कर रहा हूँ बेटा, है ना, इसका और इसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, मतलब आर टी बाई पी इसकी वैल्यू हो गई। अब डी टी और डी टी को कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय
डेल पी एट टी की वैल्यू ये हो गई किसके बराबर बेटा, माइनस आर। एग्रीड। अब अगर हमें प्रूव करना है कि फाई मतलब शो करना मतलब पता करना है कि फाई एक स्टेट फंक्शन है कि नहीं, अभी आपने फाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, पी कांस्टेंट, तो आपको रेसिप्रोकल रूल लगाना पड़ेगा, यूलर्स। अब आप इसे पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसका, डेल फाई बाय डेल टी एट पी का, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके सामने है इसका आप फिर से डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू पी, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा मतलब आर टी कांस्टेंट, तो 1 बाय पी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो हो गई बेटा माइनस आर टी बाय पी स्क्वायर। इधर क्या करोगे आप, इधर आप इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करोगे, इस वाले का। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर लिया, रेसिप्रोकल रूल से चेक करना है, ऑफ डेल फाई बाय डेल पी एट टी इंटू क्या आपका पी, तो डेल फाई बाय डेल पी एट टी की वैल्यू है माइनस आर, इसका डिफरेंशिएशन करना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अब आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आई, नहीं, दोनों की वैल्यूज़ तो अलग अलग है। अगर दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हो चुकी है तो इसका मतलब यूलर्स रेसिप्रोकल रूल यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और अगर यूलर्स रेसिप्रोकल रूल यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि फाई हमारे लिए एक स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज की जितनी भी चीज़ें हैं बेटा एडवांस लेवल में जाने की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अगर आप एनसीईआरटी बुक चाहते हैं तो आज की चीज़ को का लेवल मात्र 35 to 40 मिनट्स का सेशन होना चाहिए था, बट एक्सटेंसिव इंटेंसिव को डेप्थ में समझने में कि आखिर वो होती क्या है, और स्टेट ऑफ पाथ फंक्शन को डेप्थ में समझने में हमें समय लगा है। और इस एक्सप्रेशन को तो मैं आपसे आज से ही कह रहा हूँ, अब भले क्वेश्चन हो तो यूलर्स रेसिप्रोकल रूल लगाएंगे, ये तो समझने के लिए था, बट इसकी ज़रूरत आपको आखिरी तक पढ़ने वाली है, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अभी हमारे 2 सेशन थ्योरी के हो गए हैं, लगभग 1-1.5 सेशन थ्योरी का और है, उसके बाद आपके तो सवालों का जब लेवल चालू होगा तब तक आपका बेस काफ़ी सफिशिएंट बन चुका होगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इतना लेवल भी जा सकता है सब्जेक्ट का, थर्मोडायनेमिक्स का। सो वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।